नमस्कार दोस्तों, I welcome you all to the Hindu news analysis of 4th November 2020, and today we have few very important articles and some of them are continuation to yesterday's editorial as well as yesterday's articles. So I hope you have gone through the newspaper already, and let us quickly start the discussion. The very first we are going to start with a comparative study. यहाँ पे जो कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है वो गवर्नेंस के बारे में दिया गया है कि देश के साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो कई सारे इंडेक्सेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है दे आर लैगिंग ए लॉट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। तो इसमें केरल इज the best governed state and Uttar Pradesh is the poorest governed states in the year 2019। और इस इंडेक्स में कई सारे इंडिकेटर्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किया गया है। सो यूजिंग दिस 50 इंडिकेटर्स इन द इक्विटी इंडेक्स वेयर देयर इज सोशियो इकोनॉमिक एंड जेंडर इक्वालिटी, इसमें फर्स्ट प्लेस में है आंध्र प्रदेश, सेकंड प्लेस में है केरला and Assam is in 10th place. Then when it comes to the growth index where we have the expense on agriculture, teacher student ratio, drinking water, sanitation, electricity, all these things, even in this you have Kerala in the first place। यहाँ पे केरल फर्स्ट प्लेस में है और असम 15 प्लेस में मौजूद है। Then the sustainability index, all those which are part of the Sustainable Development Goals 2030 by the United Nations Development Program. So UNDP के SDG जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर एक इंडेक्स निकाला जाए तो इसमें भी केरला नंबर 1 पोजीशन में है और नंबर 12 पोजीशन में है असम। अगर आप लोग ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल नंबर 1 इज केरला एंड नंबर 13 इज असम। So just this is one index where the south states are proved to be performing better than the north and the northeastern states। तो ये बस एक जानने वाली बात है ताकि आप लोग कहीं पे अपने आंसर्स में या कहीं और इस्तेमाल कर सके। So let us quickly move to the very first article। आर्टिकल आपको होम पेज में ही या फ्रंट पेज में ही देखने को मिलेगा। States cannot make isolated plans for vaccine distribution। यहाँ पे कौन सा वैक्सीन का डिस्कशन किया जा रहा है? कोविड-19। जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि वैक्सीन ट्रायल्स अंडरवे एट एसआरएम हॉस्पिटल इन कटनकुलतूर नियर चेन्नई। चेन्नई में एसआरएम हॉस्पिटल में ये वैक्सीन ट्रायल्स अभी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ए पैनल टू लुक इनटू वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ये वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने में यानी कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और उस डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक लेके जाना चाहिए, ये सारे चीजों के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए पैनल एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री सेज दैट द स्टेट्स मस्ट वर्क विद द सेंटर इन ए टाइम बाउंड रोल आउट। यानी कि एक हम लोग जो टाइम बाउंड रोल आउट है यानी कि हम लोग एक टाइम लिमिट सेट करके उस टाइम लिमिट के हिसाब से हम लोग वैक्सीन को डिलीवर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसके लिए स्टेट्स और सेंटर दोनों एक कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड इट हैज आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग आइसोलेटेड प्लान्स फ्रॉम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। यही हमारा आर्टिकल का टाइटल भी है, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बात ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स के कह चुकी है कि आप लोग अकेले अपना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई प्लान मत बनाना, जो भी प्लान बनाएंगे वो पूरे देश को दिमाग में रखते हुए, पूरी देश को सावधानी में रखते हुए हम लोग जो भी चीजें हैं यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने ये कहा था कि द स्टेट्स हैड बीन आस्क्ड टू वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेंट्रल एक्सपर्ट कमिटी जो है वो ऑलरेडी सेटअप किया जा चुका है एंड
टू एडहेर टू द डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो भी केंद्र सरकार से आदेश आएंगे उस आदेश को पालन करने के लिए स्टेट्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया जा चुका है, हर स्टेट इसके बारे में इन्फॉर्म्ड है। फिर they had been advised to create a database according to the blueprint issued by the central government and also take stock of the storage and transport facility for the distribution। यहाँ पे किसकी बात हो रही है दोस्तों? ये जो वैक्सीन आएगा उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां तक पहले पहुंचना है, कहां तक बाद में पहुंचना है, ये सारे चीजें के बारे में अभी यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उसी हिसाब से वो लोग स्टॉक से लेके उसका स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी सारे चीजों के बारे में उन लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा और उन लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर the states and union territories have also been asked to set up committees under chief secretaries for administration to ensure time bound implementation of the central government direction, यानी कि जो भी केंद्र सरकार करेगा या जो भी केंद्र सरकार कहेगा उसको सही समय पे सही तरह से पालन करने के लिए या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे स्टेट्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि स्टेट्स को एक कमिटी सेटअप करना पड़ेगा, वो भी चीफ सेक्रेटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि हर स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो सारे ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है और वही चीफ सेक्रेटरी के आध्वर्य में उस चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमिटी बनना चाहिए और उस कमिटी इंश्योर करेगी कि सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है वो टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन हो जा रही है। The ministry noted that the expert committee, besides using infrastructure of the immunization program, is also looking at the infrastructure and manpower support that the private players can offer। यानी कि ये जो एक्सपर्ट कमिटी है वो बस इंफ्रा और ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि जो वैक्सीन जो बांटने की प्रोग्राम है और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना है, यानी कि कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स होंगे जहां पे गवर्नमेंट के भी अगर गवर्नमेंट से कंपेयर किए तो 100 गुना भी ज्यादा फैसिलिटीज रहेंगे। देयर आर मेनी सच हॉस्पिटल्स इन द कंट्री व्हिच हैव फैसिलिटीज बेटर देन हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए अगर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा या बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैन पावर भी है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीधा उन लोगों को कुछ वैक्सीनेशन का काम आउटसोर्स कर सकती है और उस वजह से गवर्नमेंट की जो बर्डन है वो कम होगा और लोगों को जो जल्दी पहुंचने का काम है वो आराम से हो जाएगा। गिविंग द डिटेल्स ऑफ प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 केसेस, मिस्टर भूषण सेड दैट मणिपुर, दिल्ली, केरला एंड वेस्ट बंगाल वर शोइंग ए राइज एज वाज रिपोर्टेड दिस मंथ। यानी कि जो पिछले महीने से अगर कंपेयर किए तो ये चारों स्टेट्स जो है वहां पे केसेस ऑलरेडी इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसलिए इन पे स्पेशल फोकस दिया जा रही है। एंड दी स्टेट्स नीड टू कंटिन्यू द टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस एंड ट्रीट स्ट्रेटजी। ये 4T का स्ट्रेटजी क्या है, पहले टेस्टिंग करो, फिर उसका प्रीवियस हिस्ट्री को ट्रैक करो, उससे बाकी लोगों को ट्रेस करो और सब लोगों को ट्रीट करो। यानी कि ये जो कोविड-19 की जो भी रिलेटेड लोग हैं, यानी कि अगर मान के चलिए एक बंदे को कोविड हुई थी, one person was affected with COVID, all the people whom he had met has to be tracked, उन सब लोगों को फिर ट्रेस करना पड़ेगा, then all of them had to be treated if any of them were infected with COVID because of this person or otherwise. They have also been asked to preserve and protect the gains of the past and guard against future surge ड्यूरिंग फेस्टिवल्स बाय फॉलोइंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्योंकि अभी आगे दिवाली आ रही है, फिर कुछ फेस्टिवल्स और आ रहे हैं और इन सारे फेस्टिवल्स में जब ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे उस वक्त अगर किसी भी एक बंदा को कोविड है तो ये संभावना बहुत ज्यादा है कि बाकी लोगों को भी वो कोविड बहुत ही इजी से अटैक हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रखना पड़ेगा।
हमारे नजदीक में जो भी चीजें हैं उसको अटेंशन से देखना पड़ेगा, और बाकी सारे गाइडलाइंस जो है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, सो इस एसओपी को ठीक से हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज है कोविड-19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। इस आर्टिकल में सबसे बड़े मुद्दा ये है कि हम लोग जो मर्जी चाहे वैसे हम लोग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, बस सेंट्रल गवर्नमेंट की आदेश से अनुसार हम लोगों को करना चाहिए। एंड ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द कमिटीज टू मेक ए प्लान फॉर कोविड-19 डिस्ट्रीब्यूशन, कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। देन इंडियन नेवी मैचेस स्किल्स विथ 3 फॉरेन फ्लीट्स ऑफ वाइजैक। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, क्योंकि ये आर्टिकल आपके GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी और GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस, सो इसको हम लोग शॉर्टली IR एंड IS कहेंगे। इस इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, द फेज 1 ऑफ मलाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज बाय India, Australia, Japan and the US began off the coast of Visakhapatnam in the Bay of Bengal on Tuesday, that is 3rd November 2020। तो इस मलाबार नेवल एक्सरसाइज का एक सिग्निफिकेंस है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन दिस मलाबार नेवल एक्सरसाइज इन 2020। इसके पहले इंडिया, जापान और यूएस होती थी, बट अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें मौजूद है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने कई सारे चीजें इसके बारे में कहे थे, और वो ये कहते थे कि टू कोऑपरेट क्लोजली विद द रीजनल डिफेंस पार्टनर्स ऑन शेयर्ड चैलेंजेस वाज स्ट्रॉन्गर देन एवर। यानी कि भारत इंडियन ओशन के एक एंड में है और एक एंगल में भारत बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है इंडियन ओशन के, और दूसरे तरफ है ऑस्ट्रेलिया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर ये दोनों देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेगी तो ये लोग डायरेक्टली चीन को या चाइना को आसानी से टैकल कर सकते हैं, एंड दे कैन हैप्पीली कंट्रोल द इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी एंड आल्सो द इंडियन ओशन। Exercise Malabar is an opportunity to work in concert with like-minded nations to support a secure, open and inclusive Indo-Pacific region। यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन माने जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों ओशंस के बीच में जो कंट्रीज है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द एशियन कंट्रीज एंड ओशियानिया कंट्रीज, दैट इज द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर स्मॉल नेशंस इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट। इन सारे देशों में अगर लाइक माइंडेड नेशंस एक ही तरह से काम करेंगे तो और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया हैज जॉइंड मलाबार सिंस 2007। 2007 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया भी मलाबार नेवल एक्सरसाइज में भाग ले रही है। एंड दिस इज ओवरऑल द 24th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दैट बिगेन इन 1992। अभी आज के समय में ये मलाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो 2 फेजेस में कंडक्ट किया जा रही है। एक फेज बे ऑफ बंगाल में और दूसरे फेज जो है वो अरेबियन सी में, और ये शुरू होगी नवंबर 17 से 20। यानी कि यहाँ पे कुछ दिन और वहां पे कुछ दिन, ऐसे करके ये जो मलाबार नेवल एक्सरसाइज है ये परफॉर्म किया जाएगा। इंडियन नेवी शिप्स लाइक रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या और सबमरीन सिंधुराज, ये सारे जो इंडियन नेवी शिप्स हैं, ये शिप्स यूएस नेवल शिप्स USS जॉन एस मैककेन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMS बलरात एंड जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस शिप JS ओनामी, इन सारे शिप्स भारत के शिप्स को के साथ ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में भाग लेंगी। फिर the 4 navies would conduct a range of high-end training including air defense and anti-submarine exercises, aviation, communications and at sea replenishment between ships। ये सारे जो चीज यहाँ पे लाल में लिखा हुआ है, लाइक हाई एंड ट्रेनिंग एंड सारी जो एक्सरसाइजेस है वो एक देश से दूसरे देश को हेल्प करने के लिए। अगर आप ऐसा मान के चलिए कोई एक शिप ऑस्ट्रेलिया का शिप है जो कहीं पे पर्शियन गल्फ या सऊदी अरेबिया तक जाना चाहती है,
लेकिन उसको कुछ दिक्कत हुई है एंड इट वांट्स टू कम टू इंडिया। नाउ देयर इज एन इंडियन नेवल शिप नियर बाय। अगर सब लोग अपने अपने प्रोटोकॉल्स को शेयर करके इस तरह की जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस में एक दूसरे की मदद कैसे करने का है, अगर ये चीज वो लोग ऑलरेडी जान चुके हैं तो ये आसानी होगा कि अब उस ऑस्ट्रेलियन शिप को जो हेल्प चाहिए वो हम लोग दे सके, और जब भी जरूरत पड़े हम लोगों के शिप्स को भी वो लोग वैसे ही मदद करे। सो इट हेल्प्स इन द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज सो दैट the navies and the ships of all these countries can be benefited. फिर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर नेचुरल पार्टनर्स इन इंडो पैसिफिक एंड मलबार इज ए क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन की बात क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर दो देश नेवल एक्सरसाइजेस कर रही है इसका मतलब ये है कि नाउ दोस पीपल आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। जब एक देश दूसरे देश से मदद लेने के लिए या मदद करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो या जो भी एडिशनल चीजें हो जिसके वजह से कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर नेचुरल पार्टनर्स एंड दे आर कोऑपरेटिंग वेरी गुड इन द डिफेंस सेक्टर। और इसी बावजूद मिशन सागर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। सो मिशन सागर जो है, द नेवी हैज आल्सो बिगन मिशन सागर अंडर द आईएनएस ऐरावत। आईएनएस ऐरावत जो है वो सूडान पोर्ट ऑलरेडी पहुंच गई है जहां पे 100 टन फूड लेके गई है। सो अंडर मिशन सागर 2 आईएनएस ऐरावत, ध्यान से ये पॉइंट नोट करना चाहिए आपको। आईएनएस ऐरावत इज द शिप which carried 100 tons of food to Sudan port under Mission Sagar 2. Under the mission, India provides assistance to friendly countries during the COVID-19 pandemic. इस मिशन सागर के दौरान ऑलरेडी मई जून में मालदीव्स, मॉरिशस, सीशेल्स, मडागास्कर और कमोरस ऐसे कई सारे कोविड हिट देशों को मिशन सागर 1 में ऑलरेडी हम लोग फूड सेंड कर चुके हैं। अब मिशन सागर 2 जो है ये इसका फॉलोअप मिशन में है जहां पे हम लोग लगभग 100 टन फूड वहां तक हम लोग भेजे थे। एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2, इंडियन नेवल शिप ऐरावत विल डिलीवर फूड एड टू सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड एरित्रिया। ये सारे देश अगर आप देखते हो तो ये सारे देश स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज ये है कि ये सारे देश जो है ये सारे भारत के काफी बड़े दोस्त हैं, जैसे कि जिबूती, एरित्रिया, ऐसे कई सारे देशों को ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विजिट भी कर चुके हैं एंड वी हैव वेरी गुड रिलेशंस विद दीज नेशंस। इसलिए अब हम लोग इन लोगों को और भी ज्यादा इस जो नेसेसरी टाइम है उसी टाइम हम लोग उन लोगों से मदद कर रहे हैं। सो वी आर हेल्पिंग देम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नीड फॉर देम। उन लोगों को जब चाहिए तब हम लोग मदद कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेवल एक्सरसाइजेस एज वेल एज मिशन सागर 2 एंड मिशन सागर 1। मिशन सागर 2 में जाने वाले व्हीकल का नाम क्या है? आईएनएस ऐरावत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल के दौरान। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज मूव टू एक्सटेंड फोर्टिफाइड राइस स्कीम। फोर्टिफाइड राइस जो नॉर्मल राइस से थोड़ा अलग सा होता है, उस फोर्टिफाइड राइस के बारे में ये आर्टिकल है। इन आउट ऑफ देयर इज ए पायलट प्रोजेक्ट which failed to take off in most of the states and it is scaled up to 112 districts। यानी कि 112 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की एक पायलट यानी कि एक ट्रायल एंड एरर बेसिस में इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते थे, लेकिन कई सारे प्लेसेस में प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुई थी। नाउ व्हाट इज दिस फोर्टिफाइड स्कीम? चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ीज एंड गवर्नमेंट स्कूल्स कुड बी सून ईटिंग राइस इन्फ्यूज्ड विद आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। सो आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 जैसे कई
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को फूड में मिला के, राइस में मिला के, उस राइस को क्या कहते हैं हम लोग? फोर्टिफाइड राइस कहते हैं। फोर्टिफाइड राइस के बारे में आगे भी जाके हम लोग बात करेंगे। उसके पहले इसका महत्व क्या विशेष है या ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू कम्बैट क्रॉनिक एनीमिया एंड अंडर न्यूट्रिशन, यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स आपके एसएनटी में भी काफी हेल्प होते हैं और सोसाइटी में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होंगे। सो क्रॉनिक एनीमिया एंड अंडर न्यूट्रिशन। अब ये अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? आप लोग माल न्यूट्रिशन शायद सुना ही होगा। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि लोग फूड ले रहे हैं लेकिन उसके जो फूड वो लोग लेते हैं उससे उन लोगों को न्यूट्रिशन काफी ज्यादा नहीं मिल पा रही है। सो दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन बट दे आर अनएबल टू गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। वो लोग खा रहे हैं लेकिन उसके वजह से उन लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आप ऐसा मान के चलिए, आप पूरे दिन में कुछ ऐसे आइटम्स खाते थे जिसके वजह से आपको कुछ विटामिन जो जरूरी है वो आपके बॉडी में नहीं आ पाए थे, या कुछ मिनरल्स जो जरूरी है वो आपके बॉडी में नहीं आ पाए थे। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अंडर न्यूट्रिशन। जब आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हो, इफ यू ईट मोर फास्ट फूड एंड जंक फूड, देन you will be eating a lot of food but still you will be under nutrient. The government is planning to distribute fortified rice through the ICDS, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये ICDS जो है, इसमें गवर्नमेंट इसके द्वारा मिड डे मील्स के माध्यम से इस फोर्टिफाइड राइस को सारे लोगों को, सारे बच्चों को देना चाहती है। पहले एक 112 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ट्रायल के लिए लिया गया था, इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरुआत करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुई, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज इंप्लीमेंट हुई थी। सबसे पहले जब 15 डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे, उस 15 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ 5 ही डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पे ये सारे इस ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। और ये 15 डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेल करने के लिए बताया गया था, उस समय में ऑलरेडी हाफ ऑफ द टाइम खत्म हो चुका है। तो इसलिए अब सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में ये ऑलरेडी ट्रेल हो रही है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में अभी चालू करना बाकी है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 10 गुना बढ़ा के अब 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बना दिया। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को यह आदेश दिया गया था कि एनुअल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम करंट 15 टन्स शुड बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 1.3 लाख टन्स। मतलब यह है कि अब जो 15,000 टन्स का सप्लाई किया जा रही है, जो फोर्टिफाइड राइस का सप्लाई हो रही है, इस फोर्टिफाइड राइस का सप्लाई अब कितना होना चाहिए? 1.3 लाख टन्स। यानी कि लिटरली इट इज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स, 9 गुना इसको बढ़ा दिया था सप्लाई का टारगेट। तो उतना ज्यादा फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करना पड़ेगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। इसलिए उनको यह आदेश दिया गया था कि आप कुछ ऐसा सोचिए उस वजह से और उस माध्यम से इतना ज्यादा प्रोडक्शन और सप्लाई हो पाए। Then underway in 5 states, the centrally sponsored pilot scheme was approved in February and it was made some budget allocation for a 3-year period from 2019 and 20। और जो 5 स्टेट्स चुने गए थे वो थे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। इन सारे 5 स्टेट्स में पहले फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रायल है वो किया जाएगा, एक पायलट स्कीम किया जाएगा। और बाकी 10 स्टेट्स में रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को जो आइडेंटिफाई किया गया था, उस डिस्ट्रिक्ट्स में अभी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी दिनों में, कुछ ही देर में स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें 1.5 ईयर ही है, यानी कि अब जो 15 स्टेट्स को चुना गया था उनमें से 5 स्टेट्स ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और बाकी 10 स्टेट्स जो है वो अभी काम शुरू करना ही बाकी है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिचुएशन ऐसा है कि ऑलरेडी हाफ ऑफ द टाइम खत्म हो चुका है, तो सिर्फ हाफ ऑफ द टाइम ही
अभी बाकी है। At a review meeting last week, the Food Minister Piyush Goyal emphasized the need to scale up the distribution of fortified rice. इसके बाद fortified rice क्या है? fortified rice के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हैं। जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इन सारे चीजों को जब हम लोग फूड में मिलाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्टिफाइड राइस। इस फोर्टिफाइड राइस कैसा क्रिएट किया जाता है? द राइस इज कंप्लीटली मेड इनटू पाउडर एंड देन इट इज मिक्सड विद द न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद इस राइस को वापस राइस के जैसे दिखने वाले कुछ ग्रेन्स के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 78.7%, दैट मीन्स out of every 4% children, 3 children in 75% of the districts are anemic and suffer from malnutrition. Literally इसका मतलब ये है कि 3/4 से भी ज्यादा बच्चों भारत में जो है वो लोग माल न्यूट्रिशन से काफी ज्यादा अफेक्टेड है। In the first phase, fortified rice will be distributed in बाडंगी, बोबिली, रामचंद्रापुरम, एंड ये कुछ उस समय एक स्टेट आर्टिकल था जहां पे फोर्टिफाइड राइस का सबसे पहले शुरुआत किया गया था। और कल जो डिस्कशन हुई थी सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिकल इंप्लीकेशंस के बारे में, किन के बीच हुई थी? नीति आयोग, फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिसाई, फिर एनजीओ जैसे कि टाटा ट्रस्ट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द विनर ऑफ दिस ईयर्स नोबेल प्राइज। इस साल की जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिली थी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिली थी। सो दैट्स व्हाई इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। जहां पे भी भारत में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इनिशिएटिव्स है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Fortifying rice involves grinding broken rice into powder, mixing it with nutrients and then shaping it into rice-like kernels using the extrusion process. ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। The fortified kernels are then mixed with normal rice in a 1:100 ratio and distributed for consumption. Currently, there are only 15,000 tons of these kernels available per year in the country. साल में अभी हम लोग सिर्फ 15,000 टन ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन इसको कितना क्वांटिटी तक बढ़ाना चाहते हैं? 1.3 लाख टन। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज अबाउट द फोर्टिफाइड राइस। और इसके बाद हम लोग एडिटोरियल की ओर बढ़ेंगे, और एडिटोरियल जो भी 3 एडिटोरियल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला एडिटोरियल आज का ये है अनसिविल प्रपोजल। तो अभी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बाकी देश में जो लव जिहाद नाम के चीज के लेके हुई लॉट ऑफ डिस्कशन अभी हो रही है, और उस डिस्कशन के बारे में इस आर्टिकल है। सो द कोर्ट वर्डिक्ट्स इन अनरिलेटेड केसेस शुडंट बी ए रूल्स टू कर्ब पर्सनल फ्रीडम टू मैरी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अलग अलग कोर्ट जजमेंट जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इसे रूल्स को लेके आप ये मत कहना चाहिए कि पर्सनल फ्रीडम टू मैरी, यानी कि भारत के संविधान का दिया हुआ अधिकार ये है कि जो चाहे आपके मर्जी से आप लोग जिसको चाहते हैं, अगर दोनों लोग उस मैरिज के लिए हाँ कहते हैं तो उस मैरिज लीगली एक्सेप्टेबल है। यानी कि आप जिसको आपके मर्जी से आप मैरी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का कंसेंट उसमें सबसे बढ़िया है। और जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स एक लॉ पास करने की फैसला लिया था, जिसको वो लोग कहते थे लव जिहाद, ये एक पेट्रियार्की और कम्युनलिज्म का इन्फ्लुएंस कह रहे हैं इस ऑथर। और उन्होंने ये भी कहता था कि द डिस्टेस्टेबल आइडिया अमाउंट्स टू लेजिटिमाइजिंग a term that constitutes a blatant slur against interfaith marriages and relationships in which one of the parties is a Muslim man.
यानी कि अब तक जो चीज कहीं पे भी मौजूद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली, जहां पे एक मुस्लिम लड़का किसी से प्यार करते या किसी इंटर रिलीजन मैरिज करेगा तो उसको अब एक लव जिहाद नाम के एक नाम देके उसको क्या कर रहे हैं ये लोग, एक लॉ के रूप में ला रहे हैं। एंड द रीजन फॉर ब्रिंगिंग इन सच ए लॉ सीम्स टू बी that the honor of Hindu women is under threat from jealous Muslim youth seeking to win over the girls from other communities by religious conversion in the name of love and marriage। कई सारे इंसिडेंट्स पिछले कुछ साल से ऐसे होते थे जहां पे हिंदू विमेन को पहले शादी करके उसके बाद उनके रिलीजियन कन्वर्ट करके, और कुछ केरल में ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पे उस विमेन को कई सारे देशों में प्रोस्टिट्यूशन में या कुछ भी ब्लैक मार्केट्स में स्लेव्स के रूप में उन लोगों को भेजते थे, और आईसिस ऐसे कई सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों को अपने प्रोस्टिट्यूट्स की तरह उनको फोर्सबली बनाते थे, और इसको उस वक्त नाम दिया गया था लव जिहाद। और उसी चीज अभी भी ऐसे कहीं पे इंसिडेंट्स जो बढ़ते जा रहे हैं कि फोर्सफुल कन्वर्शन इन द नेम ऑफ लव एंड मैरिज, इसको भी अब एक कानून बना के कंट्रोल करने की एक फैसला डिस्कस किया जा रही है। The flaws in the concept are quite obvious that there is no legal sanction to self-serving and political terms such as love jihad, and there can be no legislation based on an extra legal concept। ये जो लव जिहाद नाम के शब्द है इसका कोई डेफिनेशन अभी तक भारत के संविधान में या कोई भी लीगल एंटिटी में नहीं है, इसलिए अगर कुछ लीगल चीज नहीं है तो उसके बारे में हम लोग कानून नहीं बना सकते हैं। एनीथिंग विच इज नॉट ए लीगल कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट मेक ए लॉ और ए लेजिस्लेशन रिलेटेड टू इट, ऐसा इस ऑथर का मानना है। In any case, legislative intervention in marriages involving consenting adults will be very unconstitutional। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर जो है वो इस तरह के मैरिजेस में अपना उंगली नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो मैरिजेस यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे मैरिजेस कंसेंट के हिसाब से ही हो रही है, यानी कि it is only with the consent of both the boy and the girl or the man and the woman that these marriages are happening, and the government has no constitutional backing or the legislature has no constitutional backing to support or oppose this type of marriages। फिर the domain of matrimony is occupied by separate laws governing weddings that take place under religious traditions as well as the Special Marriages Act which enables a secular marriage including between couples of different faiths। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी एक ही धर्म से लोग शादी करते हैं, जैसे कि हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, क्रिश्चियन क्रिश्चियन, सिख सिख, जैन जैन, पारसी पारसी, बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट, अगर ऐसा कुछ मैरिज होगा तो उस रिलीजियन के रूल्स के हिसाब से ये सारे चीजें गवर्न किया जाएगा। अगर इंटरफेथ यानी कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम क्रिश्चियन, हिंदू क्रिश्चियन या ऐसा कोई भी मैरिज हो तो उसके अकॉर्डिंग में रूल्स कैसा या किस कानून के आधार पर काम करेंगे तो वो होगा स्पेशल मैरिज एक्ट। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये किसी भी लोग, कोई भी धर्म का हो या कोई भी धर्म का ना हो, सब लोगों को ये एप्लीकेबल है। फिर आदित्यनाथ जी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है और मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, ये लोग लव जिहाद एक कम्युनल सेंस में यूज करके उसको मैरिजेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये मैरिज जो है वो पर्सनल चॉइस ही नहीं है, ये जो मैरिज है वो अपने रिलीजियन या अपने फेथ से है के हिसाब से करना चाहिए, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं कि, और दिस वाज इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द एडिटर। They would do well to remember the earliest this year the Union Home Ministry made it clear that the term is not defined in law, replying to a
पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, जो पार्लियामेंट में एक प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव जिहाद, तब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये रिप्लाई दिया था कि ऐसा टर्म लीगल टर्म्स में डिफाइंड ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिजेस दैट प्रपोर्टेडली raised such a conspicuation also failed to find any substance in the allegations, यानी कि ऐसे जो शादियां हुई थी उन शादियों में जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था कि यहाँ पे कुछ दूसरे इंटेंशन है उस मैरिज के अलावा, ऐसे कई सारी चीजों में कुछ इन एलिगेशंस के खिलाफ कुछ ज्यादा एविडेंस नहीं मिली है। इस एविडेंस को इस एलिगेशन को सपोर्ट करने में या अपोज करने के लिए कुछ भी एविडेंसेस नहीं मिली है। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो मच इन्फ्लुएंस ऑफ लव जिहाद अकॉर्डिंग टू द एडिटर। देन the immediate context of these leaders to go out on a limb about the curbing interfaith marriages is a recent Allahabad court judgment that frowned upon the religious conversion solely for the purpose of marriage। शादी करने के लिए अगर कोई भी अपना धर्म बदले, इसको अपोज किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने क्यों इसको अपोज किया था? क्योंकि there is no stretch of imagination can the murder be used to denounce consensual interfaith relationships। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई भी एक कपल जो लोग सिर्फ मैरिज के लिए ही अपना रिलीजियन बदलेंगे तो उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन या लीगल बैकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग उस धर्म या उस जो भी रिलीजियन का प्रिंसिपल्स है उन कोई भी प्रिंसिपल्स को बिना जानते हुए ये लोग क्या किए थे, सिर्फ शादी के लिए अपने धर्म बदल चुके हैं। और गवर्नमेंट इसके बारे में जब कोर्ट से पूछती है कि कोर्ट का क्या इस विचार है, तो कोर्ट ये भी कहती है कि इन लोग जो अपने धर्म बदलते हैं बिना कुछ सोच के, बिना उस धर्म के बारे में जान के, सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म बदलते हैं तो इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगी, ऐसा उन लोग वहां पे कहे थे। क्योंकि भारत में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यानी कि आप जो मर्जी चाहे उस रिलीजियन को अपने इंटरेस्ट और अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार, अपने जो खुद के बिलीफ के अनुसार आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप मजबूरी से किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप दूसरे रिलीजियन में कन्वर्ट हो जाओ। Although the court strayed from the issue at hand, its objective was to underscore that conversion should not become a device, यानी कि शादी करने के लिए ये एक चीज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी कि शादी करने के लिए अपना रिलीजियन बदलना या रिलीजियन चेंज करना एक डिवाइस या एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। और this is indeed salutary as a principle that interfaith couples retain their religious beliefs separately and opt for marriages under the Special Marriages Act। इसका मतलब ये है कि ये जो भी इंटरफेथ रिलीजन की मैरिजेस होती है वो मैरिज रिलीजियस फेथ के हिसाब से नहीं बल्कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट के हिसाब से लीगलाइज होती है, यानी कि वो लोग जब स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अनुसार शादी करेंगे तभी उनका शादी वैलिड होगा, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड व्हेन इट कम्स टू इंटरफेथ रिलीजियस मैरिजेस। बट नो स्ट्रेच ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चीज फिलहाल ये है कि हाउएवर दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज्ड टू डेरोगेट फ्रॉम पर्सनल चॉइस or become a ruse to interfere in the individual freedom to forge matrimonial alliances। तो फाइनली इनका कहना यह है कि अपने खुद के हिसाब से रिलीजियन चूज करना चाहिए, फोर्स से या मैरिज के लिए नहीं। लेकिन ये जो बात बोली गई है कोर्ट के द्वारा, ये लव जिहाद के खिलाफ कुछ कानून बनाने के लिए एक बेसिस नहीं होगा। दिस विल नॉट बी फॉर्म द बेस to form any rule or legislation against or supporting this love jihad is the opinion of the editorial which is conveyed here। तो ये अपना सोसाइटी और सोशल जस्टिस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगर आप में से कोई भी मैरिड है जो इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज किया हुआ है, तो आपके लिए ये वाइवा में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इश्यू एंड अदर पीपल एवरीवन, दिस इश्यू हैज टू बी डेल्ट सेपरेटली, क्योंकि ये GS1 के सोसाइटी और GS2 के सोशल जस्टिस दोनों टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में और भी आर्टिकल्स हर दिन आते रहेंगे और हम लोग उसको अपडेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या अगला एडिटोरियल, हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। इस नाम से आपको एक चीज पता चल जाता है कि ये पूरे आर्टिकल फॉसिल फ्यूल कंपनीज के बारे में और क्यों उस कंपनी को हर्ट किया जा रहा है और जो भी चीजें हैं उसके बारे में क्या डिस्कशन है, ये सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड डिवेस्टमेंट मूवमेंट इज गोइंग एट एन एनकरेजिंग पेस। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये डाइवेस्टमेंट या जिसको डिवेस्टमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, इस डिवेस्टमेंट मूवमेंट अभी बहुत ज्यादा चल रही है। One way to undermine activities connected with elite networks of the fossil fuel industry complex is to take aim at their finances. अभी ये जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री के एक्टिविटीज को कम करने के लिए या अंडरमाइन करने के लिए हम लोगों को सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा होगा? टू एम एट देयर फाइनेंसेस। इनिशियल अटेम्प्ट्स टू डू दिस बाय सम एनवायरमेंटलिस्ट वाज रिडिक्यूल्ड एज बीइंग टू फीबल। जब पहले कुछ एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी लोग पर्यावरण हित के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, जब वो लोग ट्राई किए थे तब इसको रिडिक्यूल किया गया था। बट वी शुड रिकॉल दैट द अल्टीमेट कोलैप्स ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका was due to the hardship caused in the regime by the divestment movement। जो साउथ अफ्रीका में अंतिम रूप से अपार्थाइड को खत्म किया गया था, वो भी इस डिवेस्टमेंट मूवमेंट के रिजीम के वजह से ही हुई थी। So a committed campaign by various organizations has over the last decade or more systematically attacked the equity or investment and loans and credit available to the fossil industry। जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कैंपेन की वजह से पिछले 10 साल में इक्विटी को, इन्वेस्टमेंट को और लोन्स, क्रेडिट, इसे सब चीजों में फॉसिल इंडस्ट्री को, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे थे। The campaign's persistence is finally being noticed for its successes। ये यहाँ तक जो कैंपेन की गई है इसके सक्सेस को देखते हुए अब इन लोगों को एप्रिशिएट किया जा रहा है। How much fossil fuel wealth is at stake? अब इन सारे चीजों से कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा? सऊदी का ऑयल कंपनी है आरामको, उसका हर साल का रेवेन्यू है 111.1 बिलियन। रॉयल डच शेल कंपनी का रेवेन्यू है 23.9 बिलियन। एक्सॉन मोबिल का कंपनी का रेवेन्यू है 20.8 बिलियन। और ये सब सिर्फ 3 कंपनी का रेवेन्यू है। इसको कंपेयर करेंगे तो बाकी कंपनीज का क्या रेवेन्यू होगा, कितना रेवेन्यू होगा, ये तो आप लोग एक एंटिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है। अब आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डाइवेस्टमेंट डू नॉट अप्लाई टू इंडिया एट दिस टाइम, क्योंकि भारत में जो स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है वो उतना ज्यादा नहीं है। हमारा देश में पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन 2 टन से भी कम है। यानी कि हम लोग, पूरा भारत जितना CO2 एमिट कर रही है और हमारे जो पॉपुलेशन है अगर उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन भारत में 2 टन से भी कम है। ये बहुत कम नंबर है जब हम लोग बाकी डेवलपिंग और डेवलपमेंट नेशंस के कंपेयर करेंगे तो। बट पॉलिसी मेकर्स शुड make note that the cost of production and storage of renewables are falling precipitously। इसका मतलब ये है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों, अब इन दोनों का एक्सपेंसेस जो है वो कम होते जा रही है। एंड
Therefore, we need to be poised to make just transition away from coal in the near future. यानी कि अब हम लोग कोल से थोड़ा दूर जाके बाकी जितने भी चीजें हैं उनसे और ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए. The process will be complex and necessarily involve many sectors and activities, including land restoration, local jobs, and timely transfer of storage technologies for renewable energy, apart from dealing with entrenched vested and political interests. जो अब फॉसिल फ्यूल से लेके इस रेन्यूएबल एनर्जी तक का जर्नी है उसमें कई सारे हर्डल्स हम लोगों को फेस करने को मिलेगा. उनमें से कुछ है लैंड रिस्टोरेशन, जो अभी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज के लिए लैंड ऑलरेडी एक्वायर किया था उसको वापस लोगों को देने में, फिर लोकल जॉब्स जितने भी जॉब लॉस होगी उसको कॉम्पनसेट करने में, और द टाइमली ट्रांसफर ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी. यहां पे आप लोग एक चीज याद रखना चाहिए, अगर आपका सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी ऐसे कुछ भी हो, उन सारे एनर्जीज स्टोरेज से जुड़े हुए हैं. यू हैव टू स्टोर दैट एनर्जी टू बी यूज्ड लेटर. तो ये भी एक तरह का चैलेंज है. इन सारे चीजों के साथ साथ वेस्टेड एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जो अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, देश के इंटरेस्ट के सिवा आपके खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से जितने भी पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंशियल लोग एक्ट करते हैं उसको भी हम लोग टेक केयर करना पड़ेगा. Recent reports from Prayas and Center for Science and Environment provide pathways for coal power plants to retire in a meaningful time frame. अभी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है उसको कम करने के लिए एक टाइम फ्रेम और एक अच्छा प्रोसीजर दिया हुआ है इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. A large network of activists have been undertaking systematic organized drives for divestment from fossil fuel companies. यानी कि कई सारे एक्टिविस्ट और कंपनीज ऐसे कर रहे हैं कि अब ये जो फॉसिल फ्यूल कंपनीज है उससे डाइवेस्टमेंट करे. अब डाइवेस्टमेंट क्या होता है? अब तक हम लोग डाइवेस्टमेंट कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? Divestment is the process by which money put into stocks and bonds of certain companies is withdrawn. So divestment क्या होता है? जब हम लोग कुछ पैसे स्टॉक्स में या कुछ कंपनी के बॉन्ड्स में लगाते हैं उसको वापस लेना ही डाइवेस्टमेंट कहता है. इस केस में डाइवेस्टमेंट हैज बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट द कंपनीज दैट एक्सट्रैक्ट, रिफाइन एंड सेल एंड मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. जितने भी कंपनीज फॉसिल फ्यूल्स के को इस्तेमाल करके व्यापार करती है उससे बहुत ज्यादा पैसे प्रॉफिट के रूप में कमाती है, उन सारे कंपनीज में डाइवेस्टमेंट के बारे में हमारा डिस्कशन जो है वो चल रहा है. द पर्पस इज टू रेस्ट्रिक्ट फॉसिल फ्यूल कंपनीज एबिलिटी टू फंक्शन विद नो रिगार्ड फॉर देयर इंपैक्ट फॉर क्लाइमेट चेंज. अभी सबसे बड़ा पोल्यूशन जो है वो फॉसिल फ्यूल कंपनीज और फॉसिल फ्यूल्स के वजह से ही हो रही है, और इसको रेस्ट्रिक्ट करना या इसको कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल कंपनीज कुछ भी नहीं कर रहे हैं. पिछले कई साल से वो लोग बस अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं. इसलिए ये लोग काफी ज्यादा नाराज होके अब उसको एक सबक सिखाने के लिए शुरू हुए थे. The divestment operations targeted large investment funds. These are primarily faith-based philanthropic, education, pension, insurance and metropolitan funds. तो जितने भी फंड्स अभी ये डाइवेस्टमेंट में पहले आए थे उसको फॉसिल फ्यूल कंपनी से अब डाइवेस्ट करने के लिए यहाँ पे कैंपेन काफी ज्यादा, और वो भी जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी कि आप 1000 कस्टमर्स जो 0.1% या 1% के शेयर होल्डर से उससे बात करने से बिला जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं जिसके पास 10%, 20%, 30% ऐसा शेयर्स होते और इतने सारे अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर उन लोगों से बातचीत करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं तो नेचुरली क्या होगी दोस्तों? नेचुरली ये टारगेटेड लार्ज डाइवेस्टमेंट जो होगी वो फ्रूटफुल होगी. विथड्रॉल फ्रॉम इन्वेस्टिंग हैज बीन पार्शियल in certain kinds of fossil fuels and full from other kinds of fossil fuels. यानी कि कुछ fossil fuel से
हम लोग पार्शियली विथड्रॉ या डाइवर्स्ट कर सकते हैं और बाकी में से पूरी तरह से हम लोग बाहर आएंगे। Then, as of 2019, it is estimated that more than 11 trillion in assets has been committed to divestment from fossil fuels. 11 trillion इसका मतलब it is around 4 to 5 times the number of 4 to 5 times of the Indian GDP, यानी कि ये जो ऑयल इंडस्ट्री है ये भारत के जीडीपी से भी 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री है। अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री अगर डाइवर्स्ट करेगा फॉसिल फ्यूल्स के खिलाफ में तो पर्यावरण के लिए या एनवायरनमेंट के लिए ये काफी बड़े चीज होगी, लेकिन बिजनेस के रूप में ये कितना बड़ा नुकसान होगा उन लोगों को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग डाइवर्समेंट के लिए पूछ रहे हैं ये लोग टारगेटेड कहाँ किए थे, बैंक्स को टारगेट किए थे, ये सारे फॉसिल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें मौजूद है, और इन्होंने कई सारे बार काफी बड़े सक्सेस भी प्राप्त किए थे क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन ग्रैब कर चुके हैं। जब गोल्डमैन सैक्स जो अमेरिका के सबसे बड़े कंपनी अनाउंस किया था कि अब से वो लोग आर्कटिक में जो ऑयल ड्रिलिंग प्रोग्राम्स होंगे उस प्रोग्राम्स को फाइनेंस नहीं करेंगे, और ये लोग कोल्ड माइन और माउंटेन टॉप माइनिंग जैसे जितने भी एनवायरनमेंट को हानिकारक और इकोलॉजिकली डिजास्टर्स कॉज करने वाले चीजें होते हैं उन सारे चीजों से अब गोल्डमैन सैक कंपनी इन्वेस्ट करने से बहुत ही दूर रहेगी। ये एक बहुत बढ़िया बात है, जो लोग इस डिवेस्टमेंट के लिए फाइट कर रहे हैं उनके लिए तो ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। एंड अकॉर्डिंग टू 2020 report Banking on Climate Change by the Rainforest Action Network, after the Paris Agreement of 2015 where countries agreed to try to limit average global warming to well below 2 degrees centigrade, the global banks continued to finance fossil industry with 2.7 trillion, यानी कि पिछले 5 साल में जब हर एक साल 2% से भी कम टेम्परेचर राइज को कमिट करने के लिए पूरे विश्व के जितने भी कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट साइन किए थे वो सारे कंट्रीज अब रेडी थे, वो सारे कंट्रीज ये बोल चुके हैं साइन करके कि हम लोग रेडी है, लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल फंडिंग है ये 2.7 ट्रिलियन विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, उतना ज्यादा पैसे इसमें फ्लो हो चुकी है। The report finds that the US banks dominate this arena with JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi being the world's top fossil fuel financiers, यानी कि जितने भी अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी से लाइक JP Morgan, Wells Fargo, Citi बैंक, ये सारे काफी बड़े किरदार निभा रहे हैं इस फॉसिल फ्यूल फाइनेंसिंग में। और बाकी प्लेस में रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, बार्कलेस, बैंक ऑफ चाइना, MUFG, ऐसे कई सारे बैंक्स हैं जो फॉसिल फ्यूल्स को काफी ज्यादा, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। नाउ द मेन फॉसिल फ्यूल सबसेक्टर्स आर ऑयल फ्रॉम tar sands, Arctic oil and gas, and for which financing has been increasing. Fracked oil and gas, liquefied oil, natural gas, and mining of coal, for which financing is dominated by Chinese banks, and coal power financing again led by Chinese banks। यानी कि अलग अलग तरह के फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में अलग अलग कंट्रीज का बैंक्स का डोमिनेंस रही है, और इसकी वजह से वहां पे एक लोकल सिचुएशन का भी हम लोगों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बैंक्स सपोर्ट कंपनीज दैट आर एक्सपेंडिंग फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग न्यू काइंड्स ऑफ फ्यूल इन न्यू प्लेसेस, क्योंकि जब एक ऑयल की नया खोज होगी, क्योंकि हमेशा फ्यूल का डिमांड तो वैसा ही रहेगा और वो बढ़ती जाएगा लेकिन उसमें कम कभी नहीं होगी, इसलिए बैंक्स भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे इन लोगों को। A total of 975 billion was the bank financing for 100 key oil and gas companies between 2016 to 2019, यानी कि सिर्फ 3 साल में लगभग 1 ट्रिलियन फंडिंग मिली थी इन फ्यूल कंपनीज को, फॉसिल फ्यूल कंपनीज को। The report used a point system to assess bank policies on ending financing of fossil fuels and finds the Credit Agricole performs best even though it makes only about 40% of the possible points। इसका मतलब ये है कि
जो बैंकिंग सेक्टर की गोल्स है वो कितना मिसअलाइंड थे पेरिस एग्रीमेंट से। ये जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था, उस पेरिस एग्रीमेंट से बैंकिंग सेक्टर कितना दूर है ये यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। These efforts are having an effect in seen from statements made in various finance and investment related documents। जब हम लोग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं तब हम लोगों को ये चीज जरूर अपने दिमाग में आएगा कि पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कौन सा चीजें इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये जो पोल्यूटेंट्स है लाइक फॉसिल फ्यूल्स, इसको इस इंडस्ट्री को और भी कितना ज्यादा फंडिंग मिल रही है। फिर डाइवेस्टमेंट अपीयर्स टू बी पुटिंग द स्क्वीज ऑन द इंडस्ट्री। अभी क्योंकि जब अक्टूबर 6 को डैनियल पिंटो जो जेपी मॉर्गन के सीईओ और को प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हेल्प क्लाइंट्स नेविगेट द चैलेंजेस एंड कैपिटलाइज ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ द लो कार्बन वर्ल्ड। जब सब कंपनीज जैसे जेपी मॉर्गन एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग अब एनवायरमेंट बेनिफिट्स और लो कार्बन होने वाले चीजों को ही सपोर्ट करना चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि कितना फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। द बैंक प्रपोजेस एस्टैब्लिशिंग ए सेंटर फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड सेटिंग इंटरमीडिएट एमिशन टारगेट्स फॉर 2030 फॉर इट्स फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो। यानी कि अगर जो कोई भी कंपनी अपने एमिशंस को कट करने के लिए 2030 तक टारगेट करके क्या कर रही है, इस बात को एक बार एनालाइज करके लोन्स देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं इनके एक्टिविस्ट। और कंपनीज जो बैंकरप्ट हो रही है इस वजह, उसके लिए ये डाइवेस्टमेंट मूवमेंट जो है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब कई सारे कंपनीज जो है वो ऑलरेडी लॉसेस में है, ऑयल कंपनीज, उस कंपनीज को अब कैपिटल प्रोक्योर करना और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि शेल इस सारे मूवमेंट को एक मटेरियल रिस्क कहती है, क्योंकि उन लोगों का लिक्विडिटी और उन लोगों का फंडिंग जो है वो और भी कम होता जा रहा है। When banks and investors begin to shift away from fossil fuel companies because of they become risky business, then the campaign must be having an effect। जब कंपनीज या बैंक्स इसे बोल के वापस जा रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ तो एनवायरमेंट कंसर्न है, लेकिन असल में सिचुएशन ये है कि ये जो कैंपेन पूरे देश में या पूरे विश्व में चल रही है उसका सबसे बड़ा असर इस पे पड़ रही है। और द यूसी रीजन्स इन्वेस्टमेंट कमिटी चेयर सेड दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाज डाइवेस्टिंग नॉट फॉर द एथिकल रीजंस बट इट कंसिडर्स द फॉसिल कंपनीज टू बी रिस्की। क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिविटी और इनके खिलाफ जो अभी आंदोलन चल रही है, उस वजह से हमेशा जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडीज जो है, वैसे कई सारे स्टडीज ये भी प्रूव कर रही है कि जो इसका एथिकल रीजन से भी ज्यादा इसको इससे रिस्क लेने की रेडीनेस की वजह से, लैक ऑफ रेडीनेस टू टेक रिस्क, मेनी इन्वेस्टमेंट्स वर गोइंग बैक। द डिसइन्वेस्टमेंट मूवमेंट अगेंस्ट बैंक्स इज गैदरिंग स्टीम, यानी कि वो और भी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। 3 members of the Rockefeller family have set up Bank FWD which aims to persuade major banks to phase out of financing for fossil fuels। अभी ये जो बैंक FWD नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, फॉसिल विथड्रॉल नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अभी कई सारे मेजर बैंक्स को ये चीज समझाने की कोशिश करेगी कि आप लोग डाइवेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और आप लोगों को उससे क्या फायदा मिलेगी। ऑल दीज चेंजेस आर पॉजिटिव स्टेप्स, वेदर दिस विल बी इफेक्टिवली पुल द प्लैनेट फ्रॉम ब्रिंक इज अनक्लियर। यानी कि ये सारे चीजें जो बात किया गया है, ये सारे चीज काफी बढ़िया है, लेकिन इसका असर प्लैनेट की हेल्थ में कितना ज्यादा पड़ेगा वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। ये पूरा आर्टिकल देखने के बाद आप लोगों को साइंस एंड टेक शायद याद आया होगा और इकोनॉमी भी आया होगा। ये दोनों चीजें GS3 के भी पार्ट है, तो इसलिए ये पूरा एडिटोरियल जो है वो GS3 के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।